देखिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ स्टार्ट करना है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन का मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन या फिर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा। तो कार्बनिक रसायन क्या होता है, ये रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन। तो जैसे हम डेफिनेशन में देख रहे हैं, कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। और यहाँ पर अब हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना होगा, कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ना होगा। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम वर्गीकरण कर लेते हैं कार्बनिक यौगिकों का, और साथ में देख लेते हैं कार्बनिक यौगिकों की डेफिनेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य अवयवी तत्व के रूप में होता है, मतलब कार्बन होगा ही। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य अवयवी तत्व के रूप में होता है, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिकों को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत हमें कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत किसका अध्ययन करना है, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करना है। कार्बन के यौगिकों का क्या करना है, अध्ययन करना है। मतलब ऐसे यौगिकों का अध्ययन करेंगे जिनमें कार्बन की क्या रहेगी, उपस्थिति रहेगी। किसकी उपस्थिति रहेगी, कार्बन की। अब कार्बन के अलावा अन्य कोई भी तत्व हो सकता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्या रहेगा, कार्बन। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिकों का हम क्या कर लेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों को यहाँ पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, दो भागों में। कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक हो जाएगा आपका अचक्रीय, पहला जो भाग हो जाएगा इसे हम क्या कहते हैं, अचक्रीय कहते हैं। और जो दूसरा जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय कहते हैं। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, चक्रीय हो जाएगा। तो इसको हम ग्राफ के रूप में बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जगह का सिस्टम बना लें। इसको हम ऊपर की ओर किसका लेते हैं, हम किसका वर्गीकरण कर रहे हैं यहाँ पर, कार्बनिक यौगिकों का। और कार्बनिक यौगिकों को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में। पहला जो भाग है इसे हम क्या कह रहे हैं, अचक्रीय कार्बनिक यौगिक। और जो दूसरा जो भाग रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, चक्रीय कार्बनिक यौगिक। देखिए, इनके नाम से स्पष्टीकरण मिलेगा हमें। इसमें बताया गया है अचक्रीय माने चक्रनुमा संरचना नहीं बनेगी, चक्र नहीं बनेगा, बंद संरचना नहीं बनेगी। यहाँ पे कह रहे हैं हम क्या, चक्रीय कार्बनिक यौगिक, मतलब एक चक्रनुमा संरचना रहेगी। तो संरचना कैसी होगी, बंद होगी, कहीं ना कहीं कैसे हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस कारण अचक्रीय कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी मान लेते हैं। और ये आपके कैसे होते हैं, चक्रनुमा संरचना बनाएंगे। चक्र कब बनेगा, जब संरचना कैसी होगी, बंद होगी। इस कारण हम बंद चक्रीय संरचना भी कह सकते हैं या बंद कार्बनिक यौगिक भी कह सकते हैं।
अब ऐसे ही ये तो हमने इसके नाम के हिसाब से इसको पूरी श्रृंखला के हिसाब से वर्गीकृत कर दिया। इसके अलावा जो अचक्रीय कार्बनिक यौगिक होंगे इनके और भी नाम होते हैं, जैसे विवृत श्रृंखला। इसका अगला नाम क्या हो जाएगा? विवृत श्रृंखला हो जाएगा। अगला नाम क्या हो जाएगा इसका? विवृत श्रृंखला हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एलिफेटिक भी कहते हैं। तो विवृत या फिर एलिफेटिक हो जाएगा। तो देखिए एक ही के चार चार नाम यहाँ पर देखने के लिए मिले, अचक्रीय, खुली श्रृंखला वाले, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक और विवृत श्रृंखला वाले यौगिक। सबके इंग्लिश में नाम रहेंगे, हम हिंदी वाले नामों को लेकर चलेंगे। चक्रीय, चक्रीय को हम क्या कहते हैं? बंध संरचना वाले यौगिक या फिर साब्रत। देखो समृत, इसको आप जो भी पढ़ें समृत। कौन से यौगिक हो गए? समृत यौगिक हो गए। इसके अलावा इसको हम क्या कहते हैं? ये संरचना किसके रूप में बना रहे हैं? चक्र के रूप में। चक्र को हम क्या कहते हैं? वलय कहते हैं, यानी इसका एक और नाम हो जाएगा वलयी यौगिक हो जाएगा। कौन से यौगिक हो जाएगा? वलयी यौगिक। माने जो तो वलय का यानी एक बंद संरचना का क्या करेंगे? निर्माण। तो ये देखे हमने कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक हमारे कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के, एक अचक्रीय और एक कौन से? चक्रीय। अब अचक्रीय के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है? अचक्रीय के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है? एक तो हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करना है। और दूसरा इसी के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन करना है। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न माने जो किससे उत्पन्न हुए हो? हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुए हो। तो अचक्रीय के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन करेंगे। साथ में किसका अध्ययन कर सकते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन करेंगे। हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्नों का मतलब होता है जो हाइड्रोकार्बन से कैसे हो रहे हो? उत्पन्न हो रहे हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहेंगे। तो फिर इस वाले पोर्शन में हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमारा मेन मुद्दा यहाँ पर रहेगा किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में रहेगा? हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, शॉर्ट में लिख देंगे हम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो दूसरा जो प्रकार होता है इसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए पहला जो प्रकार है इसको हमने क्या नाम दिया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो प्रकार है इसको हमने क्या नाम दिया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या नाम दे दिया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है? एल्केन का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? एल्केन का अध्ययन करना है। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना है? एल्कीन का अध्ययन करना है। किसका अध्ययन करना है? एल्काइन का भी अध्ययन करना है। एल्कीन का और एल्काइन का किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर अब इसका जब अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने के लिए हमें कोई बेस लेना पड़ेगा, आधार होना चाहिए हमें इसके बारे में पढ़ने के लिए। इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं एल्केन से संबंधित कुछ तथ्य। सबसे पहले एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। वहीं यदि हम एल्कीन के सामान्य सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 हो जाएगा। ये हमने तीनों के क्या लिख लिए? सामान्य फॉर्मूले लिख लिए। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो जाएगा। एल्कीन का CnH2n हो जाएगा। एल्काइन का CnH2n-2 हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जो एल्केन होगा, एल्केन
ये आपके एल्केन के अंतर्गत कौन से हाइड्रोकार्बन रखे गए हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध आता है। देखिए एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन, ये सबके सब क्या है हाइड्रोकार्बन, सबके सब क्या है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन जो आपका होता है ये दो तत्वों से मिलकर के बना होगा, ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन या फिर कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों पाए जाते हैं, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसमें अब हमें देखना एक सामान्य सिंगल बॉन्ड के रूप में एल्केन वाला जो पोर्शन रहेगा इसके लिए हम सिंगल बॉन्ड का उपयोग करेंगे। या फिर ऐसे समझिए कि जितने भी एल्केन के अंतर्गत फॉर्मूले यूज किए जाएंगे उन सब में कहीं ना कहीं हमें क्या देखने के लिए मिलेगा सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध देखने के लिए मिलेगा। और यदि एल्कीन के अंतर्गत हम पढ़ रहे होंगे तो इसके अंतर्गत जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उनमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा डबल बॉन्ड यानी द्विबंध देखने के लिए मिलेगा। पूरी श्रृंखला, क्योंकि खुली श्रृंखला वाले हैं तो पूरी श्रृंखला में कहीं ना कहीं देखिए चाहे एक जगह डबल बॉन्ड मिले चाहे दो जगह डबल बॉन्ड मिले, पूरी श्रृंखला में वो आएंगे किसके अंतर्गत एल्कीन के अंतर्गत। ऐसे ही जो एल्काइन है एल्काइन के अंतर्गत किसको रखा जाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बनों को रखा जाएगा। किसको रखा जाएगा ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बनों को रखा जाएगा जिनमें त्रिबंध की क्या रहेगी उपस्थिति। अब होगा क्या, जब हम एल्केन के बारे में पढ़ेंगे इसके सामान्य फॉर्मूले बनाएंगे तो इसके सामान्य फॉर्मूलों को बनाने का एक सामान्य और आसान तरीका क्या है। सामान्य और आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे कार्बन की संख्या लिखेंगे कि कार्बन की संख्या क्या है और कार्बन की संख्या के साथ में हम क्या जोड़ देंगे n जोड़ देंगे। कार्बन की संख्या के साथ में हम क्या जोड़ देंगे n। अब कार्बन क्या है एल्क, ALK, एल्क को कार्बन कहते हैं या कार्बन को क्या कहते हैं एल्क, तो एल्केन। तो एक तो देखिए एल्क शब्द उसमें आया, ठीक है, एक तो एल्क शब्द आया और साथ में क्या आया एन, एल्केन। तो एल प्लस क्या है एल्क के साथ क्या जोड़ दिया गया है कैन, ALK, एल्क के साथ क्या जोड़ दिया है एन, तो नाम क्या बन गया एल्केन। मतलब एल्क का मतलब किससे है कार्बन से, और उसमें कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है एन शब्द जुड़ा हुआ है। इसलिए अब आपको यहाँ फोकस करना है, यहाँ पर हम कार्बन की संख्या को बदलेंगे और उसमें क्या जोड़ते जाएंगे एन। तो जो फॉर्मूले बनेंगे फॉर्मूलों का जो निर्माण होगा वो किसके होंगे एल्केन के होंगे। भाई एल्केन के सूत्रों का पता करने का आसान तरीका ये है, पीछे एन की आवाज आएगी किसके साथ कार्बन की संख्या के साथ। क्यों, क्योंकि हमने कहा एल्केन, हमने क्या कहा एल्केन। तो एल्केन में वास्तव में है क्या एल्केन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक तो इसमें एल्क है और एक इसमें क्या है एन। तो ये दोनों ही शब्द आपस में मिले हैं और आपस में मिलकर के इनने किसका निर्माण किया है एल्केन का निर्माण किया है। तो अब आप समझ जाइए कि जो एल्क है ये एल्क किसको शो कर रहा है, यहाँ पर कार्बन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है कार्बन को शो कर रहा है। और इसमें हम किसको जोड़ते जाएंगे एन को जोड़ते जाएंगे। तो यहाँ कार्बन की जगह हम किसको लेंगे ये की संख्या को लेंगे। किसको लेंगे कार्बन की संख्या को। तो ये सामान्य जानकारी अभी हम किसकी दे रहे थे एल्केन की दे रहे थे। ये सामान्य जानकारी किसकी हो जाएगी एल्केन की हो जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके बारे में एल्कीन के बारे में। एल्कीन में भी आप देखिए एल्कीन में हमने देखा है कि इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसमें किनको रखा गया है जिनमें एक द्विबंध हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम क्या हो एक द्विबंध हो, ऐसे हाइड्रोकार्बनों को हम क्या कहेंगे एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे एल्कीन। अब डबल बॉन्ड क्यों है सिंगल बॉन्ड क्यों है और आगे ट्रिपल बॉन्ड क्यों आएगा, इसका कारण ये है कार्बन की संयोजकता होती है 4। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। तो हमें कार्बन की संयोजकता को कितना करना है 4 करना है। तो उसके लिए हम एल्केन के अंतर्गत यदि सिंगल बॉन्ड का यूज करते हैं तो कार्बन की संयोजकता 4 संतृप्त हो जाती है। इस कारण ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं।
जबकि एल्कीन और एल्काइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए हैं क्योंकि इनमें कार्बन की संयोजकता को संतृप्त करने के लिए हमें द्विबंध और त्रिबंध का क्या करना होता है, उपयोग। n बराबर वैल्यू 2 रखेंगे तब कार्बन की संयोजकता कितनी हो पाएगी, 4। उसको अभी अपन आगे देखते हैं। पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एल्कीन की। एल्कीन के लिए हम ऐसे यौगिक पढ़ेंगे जिनमें कम से कम क्या होगा, एक द्विबंध होगा और इनका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n होगा। हमने कहा एल्कीन, तो देखिए एल्कीन में कुछ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, एक तो एल्क छुपा हुआ है और एल्क में क्या छुपा हुआ है, ईन। तो क्या बन गया, एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। और एल्क का मतलब हमारा यहाँ किससे है, कार्बन की संख्या से है। तो यदि कार्बन की संख्या के लास्ट में हम किसको जोड़ते जाएं, इनको जोड़ते जाएं, तो हमारे जो नए फॉर्मूले बनेंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, एल्कीन के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे ही यदि हम यहाँ पर देखें किसके अंतर्गत, एल्काइन के अंतर्गत, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। और इसके अंतर्गत हम किसका यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कार्बन की वैलेंसी को कैसा करना होगा, पूरा संतृप्त करना होगा, 4 लाना होगा उसको। तो एल्काइन में भी देखिए क्या आ रहा है, एल्काइन में आ रहा है एल्क, और एल्क में क्या जुड़ा हुआ है, आयन जुड़ा हुआ है। एल्क में क्या जुड़ा हुआ है, आयन। तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, अचक्रीय, खुली या एलिफेटिक या विकृत श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम इनके क्या बना लेते हैं, फॉर्मूले बना लेते हैं। तो फॉर्मूले बनाने के लिए हम अभी देखिए, हमने इसका दूसरा वाला पार्ट अभी स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में एक साइड कर देते हैं और हमें आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर किसकी, कार्बन की संख्या की। तो देखिए C1 को क्या कहते हैं, मैथ। C2 को क्या कहते हैं, एड। C3 को क्या कहते हैं, प्रो। C4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। C5 को क्या कहते हैं, पेंट। ऐसे ही और भी संख्या है, जैसे गिनती कभी ख़त्म नहीं होती है, ऐसे ही कंडीशन यहाँ पर भी है। हम समझने के लिए संख्या को कहाँ तक लेके जा रहे हैं, 5 तक। आगे भी होती है हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, डेक, लेकिन हमें वहाँ तक अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम C बराबर कहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी ले रहे हैं, यहाँ पर 5 ले रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम इसमें किसको उठा लेंगे, एल्केन को उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे, एल्केन को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए एल्केन। और एल्केन के हमें क्या बनाने हैं, फॉर्मूले। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ से हमने देखा CnH2n+2। और इसमें हम n की वैल्यू सबसे पहले कितनी रख देते हैं, n बराबर 1। n की वैल्यू कितनी रख देते हैं, n बराबर 1। तो सामान्य सूत्र आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू रख दीजिए जहाँ पर n लिखा हुआ है, n की जगह 1। तो C1, यहाँ पर n की जगह हमने 1 लिख दिया, H 2 इंटू n की जगह 1 और प्लस में कितना हो जाएगा, 2। तो क्या बनेगा, C। चाहे इसके साथ आप 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, कार्बन की संख्या कितनी मानी जाएगी, 1 मानी ही जाएगी। 2 एकम 2 और 2 कितना होगा, 4। ये हमारा नया फॉर्मूला बना CH4। और CH4 में हमने देखा कार्बन C कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। हम 1 को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं, मैथ। और किसके अंतर्गत चल रहे हैं, एल्केन। तो एल्क प्लस N मतलब कार्बन प्लस N। तो कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ। और मैथ में हमें क्या जोड़ना है, N। तो नाम क्या हो गया इसका, मैथेन। नाम क्या हो गया इसका, मैथेन हो गया। और एक कंपटीशन बेस यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, हम मार्स गैस कहते हैं। क्या कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूले बनाने, इस प्रकार से क्या बनेंगे, फॉर्मूले। यदि हम इसी में n की वैल्यू कितनी रख दें, 2 रख दें, तो सामान्य सूत्र हम ये वाला यूज करेंगे। देखिए C, n की जगह कितना लिखेंगे, 2।
H2 इंटू N की जगह कितना लिखेंगे 2 और प्लस में कितना हो जाएगा 2, तो क्या बनेगा C2 2 दूनी 4 और 2 6, तो H के कितने हो जाएंगे 6। कार्बन की संख्या कितनी है 2 और 2 कार्बन को क्या कहेंगे L। F में एल्केन का मतलब L प्लस N, L का मतलब कार्बन की संख्या और N, तो कार्बन की संख्या यानी H और उसमें जोड़ देंगे N, तो नाम क्या बन जाएगा इसका एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा एथेन बन जाएगा। अब ऐसे ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यदि हम कार्बन की संख्या 3 लेंगे तो 3 को क्या कहते हैं प्रोप, और प्रोप में क्या जोड़ देंगे एल्केन का N, तो क्या बन जाएगा प्रोपेन। ऐसे ही क्या बनेगा ब्यूटेन, और ऐसे ही क्या बनेगा पैंटेन बनेगा। तो ये हमने 2 फार्मूले की बात की। अब ऐसे ही हम यहाँ पर समझ लेते हैं एल्केन में, जैसे कि आपको यहाँ बताया गया किसके बारे में, सिंगल बॉन्ड के बारे में। तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे इन दोनों फार्मूलों पर हम किसकी, सिंगल बॉन्ड की। देखिए आपको याद होना चाहिए जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, ठीक है। तो कार्बन ये हम मेथेन की बात कर रहे हैं, कार्बन का हमने क्या लिख लिया C, हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं 4, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ये संरचना सूत्र है, ये किसका संरचना सूत्र है मेथेन का, और सब जगह देखिए आप सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, इसी कारण ये किसके अंतर्गत आपके रखे गए हैं एल्केन के अंतर्गत। या ऐसे समझ लीजिए कि एल्केन में क्या आता है सिंगल बॉन्ड आता है। ऐसी ही संरचना यदि आप किसकी बनाएंगे एथेन की बनाएंगे, तो पहले आप लिखेंगे C, फिर सिंगल बॉन्ड C। अब हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं 6, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई है 4। भाई 2 कार्बन हो, 2 कार्बन के मध्य चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो दोनों के लिए गिना जाता है क्योंकि उनके मध्य सहसंयोजी बंध बना है, और सहसंयोजी बंध में दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होता है। इसकी कार्बन की संयोजकता गिनेंगे तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई। इसकी गिनेंगे तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई। अब यदि इस प्रकार के फॉर्मूले आते हैं और यदि आपके कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है, 3 है या 4 से ज़्यादा है, 5 है, तो गलत है। केमिस्ट्री के हिसाब से आपके हिसाब से सही होगा क्योंकि लिखा आपने, लेकिन केमिस्ट्री के हिसाब से कैसा हो जाएगा गलत। तो कार्बन की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होनी चाहिए 4। अभी हम चर्चा कर रहे थे किसके ऊपर एल्केन के ऊपर, अब हम देखेंगे किसको एल्कीन को। अब हम किसकी बात कर रहे हैं एल्कीन की बात कर रहे हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n होता है। अब थोड़ा सा फोकस कीजिए इसके ऊपर, ये क्या है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और त्रिबंध का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। द्विबंध और त्रिबंध का उपयोग क्यों किया जाता है कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ से हम जो वैल्यू रखेंगे वो n बराबर कितनी रखेंगे 2। चाहे आप एल्कीन की बात करें या फिर एल्काइन की बात करें, हमें n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2। यदि हम n की वैल्यू को 1 रखते हैं तो जो फॉर्मूला बनेगा वो सही नहीं होगा, और डबल बॉन्ड लगाने पर भी वो कार्बन की संयोजकता को संतृप्त नहीं करेगा। इसी कारण ये किसके अंतर्गत आते हैं असंतृप्त के अंतर्गत आते हैं, मतलब द्विबंध और त्रिबंध। असंतृप्त जब भी आपके दिमाग में आए या आपको सुनाई दे तो आप समझ जाइए कि किन यौगिकों की बात चल रही है जिनमें द्विबंध और क्या है त्रिबंध। जब जब आपको सुनाई दे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ गया है तो समझ जाइए कि फॉर्मूले में कहीं ना कहीं या तो द्विबंध लगा होगा या फिर क्या लगा होगा त्रिबंध लगा होगा। तो अब हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, n का मान कितना रख देते हैं इसमें 2, तो C2H2 इंटू 2, C2 2 दूनी कितना हो गया 4, तो कार्बन की संख्या 2 है, 2 का मतलब L, और एल्क प्लस इन मतलब एल्कीन, तो एल्क यानी H है
एल्क यानी क्या है यहाँ पर एच, एल्क का मतलब कार्बन की संख्या से तो है, तो इसमें अपन ने क्या लिखा एच, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम इन, तो क्या बन जाएगा एथीन, क्या बन जाएगा एथीन बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एथीन का। ऐसे ही जब हम वैल्यू रखेंगे एन बराबर कितने 3, एन बराबर वैल्यू कितनी रखेंगे 3 रखेंगे, तो फिर क्या होगी कंडीशन, फॉर्मूला ये है अपना सी एन की जगह क्या 3 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो क्या बनेगा C3H6। तो कार्बन की संख्या कितनी है 3, और 3 कार्बन को क्या कहते हैं प्रो, एल्कीन का क्या उठा लेंगे ए, तो क्या जोड़ देंगे प्रो में इन, नाम क्या बन जाएगा प्रोपीन, नाम क्या बन जाएगा प्रोपीन। ऐसे ही बनेगा ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकिन, ऐसे बनते जाएंगे, एका डेकिन, दुई डेकिन, तो ऐसे बनते जाएंगे, ये खत्म नहीं होता है। तो हम बात कर लेते हैं इन फॉर्मूलों के अलावा इसमें एक सूत्र के ऊपर किसकी बात कर लेते हैं, डबल बॉन्ड की, कि कैसे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। जब आप किसी सूत्र की संरचना बनाते हैं तो पहले आपको उसको सिंगल बॉन्ड के रूप में लिखना है। देखो कार्बन कितने हैं 2, तो सी सिंगल बॉन्ड सी, क्यों, क्योंकि कार्बन में क्या पाया जाता है श्रृंखलन का गुण, याद रखना सभी तत्वों में 118 तत्वों में से सबसे ज्यादा जो श्रृंखलन का गुण देखने के लिए मिलेगा वो किस में देखने के लिए मिलेगा, कार्बन में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर फिर हमने कार्बन की संख्या 2 थी, तो सी सिंगल बॉन्ड क्या लिख लिया सी, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। हम एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए और दूसरे कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए 2। अब आप एक के साथ 3 और एक के साथ 1 नहीं जोड़ सकते हैं, यदि ऐसे जुड़ गए तो जो संयोजकता होगी वो संयोजकता कंप्लीट नहीं होगी, संरचना गलत बनेगी। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लगा देना है डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4, इसकी गिनेंगे तो 1 2 3 4, टोटल कितनी हो गई बैलेंसी 4, माने संरचना हमारी सही बनी है। तो ये क्या हो गया आपका एल्कीन हो गया, क्या हो गया एल्कीन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगला भाग क्या है एल्काइन, तो यहाँ पर अब हम किसकी बात करेंगे एल्काइन की बात करेंगे। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n-2 होता है, कितना होता है CnH2n-2 होता है। और अब रखेंगे हम इसमें वैल्यू, n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 2, क्यों, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा। तो वैल्यू को पुट कीजिए इसमें, n की जगह कितना रख दिया 2, H2 इंटू n की वैल्यू कितनी हो गई 2, माइनस में क्या हो गया 2, C2 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 2। फॉर्मूला हमें क्या प्राप्त होगा C2H2। कार्बन की संख्या देखिए 2 है, 2 को क्या कहते हैं एच, और एल्काइन का पीछे का क्या आ गया आयन, एल के बाद का क्या उठा लिया आयन, तो एथ में क्या जोड़ देंगे आयन, तो नाम क्या बन जाएगा एथाइन बन जाएगा, क्या बन जाएगा एथाइन बन जाएगा। बात समझ गए। ऐसे ही प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। अब हम फिर से इसमें किसकी बात कर लेते हैं, एल्काइन में क्या आता है ट्रिपल बॉन्ड आता है। इस ट्रिपल बॉन्ड की बात कर लेते हैं कैसे आता है। कार्बन की संख्या कितनी है 2, सी सिंगल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो। अब तो कुछ अपने पास बचा हुआ नहीं है, हाइड्रोजन की संयोजकता तो एक ही होती है, तो अब हाइड्रोजन के साथ तो भाई आपको कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाना ही नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगेंगे वो केवल किसके मध्य लगेंगे, कार्बन और कार्बन के मध्य। तो 1 2 3 4, बात समझ गए। ये संरचना किसकी बनी हुई है हमारी एथाइन की, और ये एथाइन का क्या लिखा हुआ है सूत्र लिखा हुआ है, एथाइन का क्या लिखा हुआ है सूत्र लिखा हुआ है। तो हमारे हिसाब से आप समझ गए होंगे एल्कीन को और एल्काइन को।
जिसमें हम अभी किसकी बात कर रहे थे, अचक्रीय या खुली या एलिफेटिक कार्बनिक यौगिकों की। और इसको हमने वर्गीकृत किया किसके अंतर्गत, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत किसको पढ़ सकते हैं, हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न को। तो अभी हमने चर्चा की हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन को भी हम दो भागों में बांट चुके हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त के अंतर्गत एल्केन आता है, असंतृप्त के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आता है। अब इस साइड आ जाइए। अब इस साइड वाला जो पोर्शन था, कार्बन की जो संख्या थी, इसको हटा देते हैं। दूसरा जो हमारा भाग था किसका, कार्बनिक यौगिकों का। दूसरा वाला जो भाग था, इसको हम क्या कह रहे थे, चक्रीय या बंध श्रृंखला बनेगी या समृद्ध उसी को कहेंगे, या फिर वलयी यौगिक, माने कि वलय का मतलब रिंग से होता है। वलयी यौगिकों का ये क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, वलयी यौगिकों का निर्माण। तो जो वलयी यौगिक होते हैं या चक्रीय यौगिक होते हैं, ये भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार में सबसे पहला हम जो भाग इसमें लिखेंगे, इसके अंतर्गत क्या आता है, समचक्रीय। क्या आते हैं, समचक्रीय। और दूसरा क्या हो जाएगा, विषम चक्रीय हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, विषम चक्रीय। समचक्रीय मतलब चक्र में जो संख्या रहेगी वो कैसी रहेगी, समान। और यहाँ पर संख्या कैसी रहेगी, असमान रहेगी, अलग रहेगी। कैसी रहेगी, असमान रहेगी या फिर कैसी रहेगी, अलग रहेगी। अब यहाँ पर फिर से जो समचक्रीय कार्बनिक यौगिक हैं, इन समचक्रीय कार्बनिक यौगिकों को फिर से कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांट दिया गया। समचक्रीय को कितने भागों में बांट रहे हैं हम, दो भागों में बांट रहे हैं। पहला हो जाएगा एलिसाइक्लिक यौगिक। पहला क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक यौगिक। समचक्रीय के अंतर्गत पहला जो भाग है, इसको हमने क्या लिखा, एलिसाइक्लिक यौगिक। और दूसरा हो जाएगा आपका एरोमेटिक। दूसरा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक यौगिक। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक यौगिक हो जाएगा। समचक्रीय को हमने कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में। पहला क्या है, एलिसाइक्लिक यौगिक। दूसरा क्या है, एरोमेटिक साइक्लिक यौगिक। अब जो एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं, इसको आप वर्गीकृत आगे इसका होता नहीं है, लेकिन जो एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा आपका बेंजीनोइड। पहला कौन सा हो जाएगा, बेंजीनोइड। बेंजीनोइड कार्बनिक यौगिक लिख सकते हैं, या फिर शॉर्ट में केवल क्या लिख सकते हैं, बेंजीनोइड यौगिक लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नॉन बेंजीनोइड, नॉन बेंजीनोइड कार्बनिक यौगिक। बात को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। हमने कहा चक्रीय या बंध श्रृंखला या संबंध या फिर वलयी यौगिक, जो एक संरचना बनेगी जो बंद रहेगी। फिर हमने कहा कि ये दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषमचक्रीय। समचक्रीय का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन की संख्या समान हो, सम हो। कैसी हो, सम हो। समान का सम का मतलब यह किससे है, समान संख्या से नहीं है, सम संख्या से है। किससे है, सम संख्या, जैसे 2, 4, 6 ऐसी। तो समचक्रीय हो गया। और विषमचक्रीय का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या विषम हो। ठीक है, 5 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसी स्थिति बनेगी। अब यहाँ पर हमने कहा कि समचक्रीय यौगिकों को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। एक एलिसाइक्लिक यौगिक और एक होते हैं एरोमेटिक साइक्लिक यौगिक। साइक्लिक इसलिए क्योंकि बंध श्रृंखला है, तो बंध श्रृंखला के लिए हम किस शब्द का उपयोग करते हैं, साइक्लिक का उपयोग करते हैं। तो एलिसाइक्लिक यौगिक, इसके अंतर्गत जो सूत्र उपयोग किए जाएंगे उनकी संरचना कैसी रहेगी, बंद रहेगी। और एरोमेटिक के अंतर्गत यदि हम देखें, देखिए इसमें बेंजीन का उपयोग कहीं पर नहीं होगा।
और एरोमेटिक का मतलब होता है, एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन वाले फॉर्मूलों से। कैसे होता है? बेंजीन वाले फॉर्मूलों से। तो इसमें आपको एरोमेटिक यौगिकों में वही पढ़ना है। लेकिन इसको भी अब एरोमेटिक का मतलब वो एरोमा नामक शब्द से ही आ गया है यहाँ पर, लेकिन इसको भी दो भाग में बांट दिया। बेंजीनोइड कार्बनिक यौगिक मतलब जिनमें बेंजीन वाले कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे, और नॉन बेंजीनोइड कार्बनिक यौगिक मतलब जिनमें बिना बेंजीन या बगैर बेंजीन वाले कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। तो ये क्या था? ये था आपके सामने कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण के पहले हमने आपको डेफिनेशन किसकी बताई? कार्बनिक रसायन की। किसकी डेफिनेशन बताई है? कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन में किसका अध्ययन किया जाता है? कार्बनिक यौगिकों का। और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? जिनमें कार्बन मुख्य अवयवी तत्व के रूप में होता है। तो उसको हमने क्या किया? दो भागों में क्या कर लिया? डिवाइड। और ये दोनों भागों का आपका डिटेल में है। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और अगला जो अपना लेक्चर रहेगा वो इसके आगे का रहेगा।